मैंने कहा था रिस्क का फार्मूला, अब इसके बाद कोई भी बात नहीं करेगा। फिर एक साथ बैठ के, क्या नाम है इसका, इनमें से कौन बातें करता है? मैंने एक बार भी देखा बस। अच्छा सुनो, लैपटॉप ले आया, इधर नहीं, वो बात करेगा, चुप करो। अच्छा प्रोजेक्टर, आज सीरियस होके क्लास लें बस। रिस्क का क्या फॉर्मूला था? लाइक्लीहुड किसे कहते हैं? चांस क्या है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने स्टैट्स पढ़ी है, स्टैट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है चांस ऑफ अक्रेंस, किसी चीज़ के होने का क्या इम्कान है। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे एक खड्डा हो एंट्रेंस पे, दरवाजे की, क्या चांस है कि आप लोगों में से कोई ना कोई गिरेगा? मतलब क्या इधर 20 लोग रोज़ आते हैं, खड्डा यहाँ पे है, नहीं रोज़ आने वालों को भी हो सकता है यार। फ़र्ज़ करें रोड है, एक रास्ता है, एक एंट्रेंस है, नए लोग आते हैं रोज़, फिर सारे नहीं गिरेंगे, लेकिन चांस है कोई ना कोई लाजमी गिरेगा। लाइक्लीहुड क्या हो जाती है? चांस ज़्यादा हो जाता है। अगर खड्डा यहाँ पे है, अगर यही खड्डा उधर कॉर्नर में है जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, फिर तो आप लाइक्लीहुड को क्या कैसे रेट करेंगे? अगर 1 to 5 रेटिंग हो, खड्डा यहाँ पे है दरवाजे की एंट्रेंस में, फिर आप क्या कहेंगे कितना लाइकली चांस है? 1 से 5 के दरमियान रेट करो, मार्क्स तो आप कहते हो 2, 3 कह लो, मैं 4 देता, क्योंकि डेफिनेटली एक एंट्रेंस पे खड़ा है, ठीक है। तो 4। अगर स्लिप का एजिड है, उस स्लिप का एजिड उस टाइम पे होता है जब ब्रेक टाइम होता है, फिर चांस क्या है? मैक्सिमम हो जाएगा। और दिन को अगर रात को हो रहा है, जिस टाइम एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो रिड्यूस हो जाएगा। आपने लाइक्लीहुड अपने हैज़र्ड का सोचना होता है। ये आपकी एक सेफ्टी ऑफिसर की खूबी होती है कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है रिस्क कितना लाइकली है। लाइक्लीहुड के साथ फिर चांस ऑफ अक्रेंस, कितना अक्रेंस का क्या चांस है। अपने अपने हैज़र्ड, जो भी आपने रिपोर्ट में 12 हैज़र्ड लिखे हैं, 10 हैज़र्ड लिखे हैं, आपने कोई जहन में एजम्पशन दी होगी। फॉर एग्जांपल क्या नाम है आपका? फ़हीम ने आज रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि क्रेट्स की मैनुअल हैंडलिंग करते हैं। वो रोज़ रेगुलरली क्रेट्स को उठाते हैं, उठा के दूसरी क्रेट्स के ऊपर रखते हैं। अब ऐसे वर्कर्स जो कंपनी में 3 है 4 है, ज़ाहिर है वो रेगुलरली ये काम करते होंगे। अगर रेगुलरली करते हैं, मैनुअल हैंडलिंग के इफेक्ट्स हमने बता दिए कि मैनुअल हैंडलिंग का ये इफेक्ट है कि कमर में दर्द होगा, मसल इंजरी होगी, मसल पेन होगा, बैक इंजरी, बैक पेन होगा। उसका क्या चांस है? अब एक बंदा रेगुलरली कर रहा है, डेफिनेट है कि वो उसके साथ ये काम होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो वीक में एक दफ़ा करता है, फिर लाइक्लीहुड रिड्यूस हो जाता है। अब लाइक्लीहुड को अगर रेट करें, अब यहाँ पे हैज़र्ड की वो बात भी आती है, हैज़र्ड एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अब इसको उन्होंने चेंज कर दिया। पहले होता था एक्सट्रीमली लाइकली, अब उन्होंने लो से हाई की तरफ लेके जाए। हाँ, चांस ऑफ रिस्क हैज़र्ड कितना, हैज़र्ड रिस्क का फॉर्मूला है लाइक्लीहुड इनटू सेवेरिटी। चांस ऑफ एक्सीडेंट है, चांस ऑफ एक्सीडेंट है सेवेरिटी। हाँ वो मैं समझाता हूँ, अभी आप सेवेरिटी की तरफ ना जाएं, अभी सिर्फ लाइक्लीहुड के साथ स्टिक रहें, ठीक है। लाइक्लीहुड क्या है? चांस है कि कितना चांस है कि गिरेगा। 1 से 5 के दरमियान आप रेट करें। अगर 1 है तो आप कहेंगे वेरी लो, क्या कहेंगे? वेरी लो। 2 है तो लो, ठीक है। कोई लिख रहा है अपने पास? चले मैं लिखता हूँ इसको अपने पास, आप पिक्चर ले लेना, ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। मोबाइल साइलेंट करें। सर ये किन की आ रही? मैंने क्या बोला था, बात नहीं करनी। लाइक्लीहुड में सबसे पहला नंबर 1 को रेट करें आप।
वेरी लो। अगर आपको लगता है आपका रिस्क, सॉरी, ठीक है, 2 के लिए क्या होगा? लो। 3 के लिए अब हाई हो गया, लेकिन क्वाइट हाई मतलब थोड़ा ज़्यादा। मॉडरेट को क्वाइट हाई कहते हैं ना, मॉडरेट का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ नहीं होता, ठीक है। वोकैबलरी जो है वो उसके साथ हमने चलना है। फिर हाई और आखिर में एक्सट्रीमली हाई या वेरी हाई, लेकिन हम वेरी हाई का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जब भी लाइक्लीहुड लिखेंगे उसको रेट कर देंगे 1 से 5 के दरमियान। स्वेटी पे जाते हैं। हाँ, वैसे कुछ लोग रेटिंग 1 to 3 लेते हैं, लेकिन 1 to 5 वाला पैरामीटर अच्छा है। आपने बस ये देखना है कि है क्या। 1 to 5 वाला पैरामीटर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बस स्वेटी आ गई है। स्वेटी के लिए सबसे पहले 1 पे क्या होगा? अब इसके लिए हमारे पास 2 किस्म के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। हम जो पैरामीटर यूज़ करेंगे रिपोर्ट वाला यूज़ करेंगे। रिपोर्ट सबसे पहले कहता है माइनर, मिनिमल। मिनिमल का मतलब है कि ऐसा रिस्क जिससे एक्सीडेंट होगा उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कोई फर्स्ट एड कुछ भी नहीं। मतलब आपको ठुडा लगा है, आप गिरे भी हैं हल्का फुल्का, लेकिन उससे कोई इंजरी नहीं आई, ज़ीरो इंजरी, ज़ीरो इक्विपमेंट डैमेज, इसको हम क्या कहेंगे? मिनिमल। अब आ जाते हैं माइनर पे। माइनर का मतलब है कोई ऐसी इंजरी जिसके लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट एड चाहिए, ठीक है। बस फर्स्ट का मतलब फर्स्ट एड है, ठीक है। फिर आ जाती है, अब इधर आप मॉडरेट लिख सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट, मॉडरेट से मुराद है जिसमें थोड़ा सा फर्स्ट एड से ज़्यादा लेवल का फर्स्ट एड भी हुआ, हॉस्पिटल गया, वहाँ से भी मरहम पट्टी कराई, ज़्यादा ज़रूरत है, वो फर्स्ट एडर नहीं दे सकता, फिर हम उसको क्या कहेंगे? मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट से आगे जाते हैं मेजर। मेजर इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जिनमें आपको हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, रिकवरी टाइम लगता है। हड्डी टूट गई है तो ज़ाहिर है एक दिन में कोई भी अगले दिन काम पे नहीं आ जाएगा। मॉडरेट में चलो 1 से 2 दिन हो गए, इट्स ओके। लेकिन अब जब आप मेजर पे जाते हैं तो आपका रिकवरी टाइम और हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट नेसेसरी हो जाता है, आपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना है। मेजर से आगे आखिर में क्या हो सकता है? उसको या तो फैटल कहेंगे या हम उसको कहेंगे कैटास्ट्रॉफिक, मतलब कि डेथ हो जाए। मेजर में साथ ये भी इंक्लूड करते हैं कि अगर मेजर एक्सीडेंट है उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीनरी को भी हल्का फुल्का डैमेज होगा, लेकिन क्या डैमेज होगा? रिपेयरेबल डैमेज मेजर में, ठीक है। इन तीनों में कोई मशीनरी को डैमेज नहीं होता। मेजर में मशीनरी को जो डैमेज होता है वो रिपेयरेबल होता है, मशीन की कोई चीज़ टूट गई हमने रिपेयर करवा ली। और अगर कैटास्ट्रॉफिक एक्सीडेंट हो तो मशीनरी हमारी डैमेज होगी, वो कैसी होगी? इररिपेयरेबल। फॉर एग्जांपल फायर ब्लास्ट हो गया, अंदर जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोर में जो रॉ मटेरियल जो कुछ पड़ा था क्या हो गया? ज़ाया हो गया। अब हम रिस्क को एवेलुएट करते हैं इस हिसाब से। कोई हैजर्ड बताओ जो आपने लिखा हो, किसी ने लिखा हो कोई अच्छा हैजर्ड? नहीं, कैटास्ट्रॉफिक ये लिखा है ना, वो आगे चला गया उसकी वजह से मैं इसका फंड छोटा कर, ठीक है। अच्छा अब बताओ कोई अपना हैजर्ड बताओ, उसका मैं रिस्क एवेलुएट करके बताता हूँ। चलें इसी खड़े का ले लेते हैं, यहीं पे खड़ा है, उसका चांस आपने क्या बोला है? 50%। एटलीस्ट 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय। अब स्वेटी पे आओ। खड्डे में टांग आई है, 1-2 फीट का खड्डा है, मॉडरेट एक्सीडेंट होगा, ठीक है, 3 हो गया। मेजर वो एक्सीडेंट्स होते हैं जिनका ज़्यादा रिकवरी टाइम, अब खड्डे में किसी का पाँव आ गया,
अब डिपेंड करता है, आप कहते हो रोड के दरमियान में एक बड़ा गटर है, डूब भी जाता है। उसमें डूब गया, वो केस नहीं बताया मैंने, यहाँ छोटे खड्डे की बात की है। अब लेवल है, यही आपने सेफ्टी ऑफिसर का यही काम है, वो उसका लेवल जज करे किस लेवल का। 4 इंटू 3 क्या बन गया 12। अगर दोनों 5 इंटू 5 होते 25 मैक्सिमम पैरामीटर है, ठीक है, ये 12 बन गया। क्या बना है? किसी भी हैजर्ड का रिस्क वैल्यूएट कर लोगे अब। यस सर। फॉर एग्जांपल एक और डिस्कस कर लेते हैं, कोई रिस्क आप बताओ। वर्क एट हाइट का रिस्क है सर, मेजर में आपने क्या बताया था कि क्या होगा इसका इफेक्ट? मेजर में हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मैं आपको वहाँ से दे दूंगा। हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट प्लस रिकवरी टाइम, ठीक है। अब रिस्क की वर्क एट हाइट का रिस्क है, वर्कर कितनी हाइट पे है। फॉर एग्जांपल 2 केस डिस्कस करते हैं। पहली 10 फीट है, 10 फीट पे हार्नेस नहीं पहनी, कोई ग्रिल वो नहीं है, ग्रिल नहीं है, साइड ग्रिल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, फटों पे खड़ा सीधा सीधा काम कर रहा है। चांस वेरी हाई फिर भी नहीं होता, वेरी हाई हो जाता है। वेरी हाई का मतलब होता है कि होगा ही होगा डेफिनेटली, वो नहीं है। चले 4 इंटू मेजर कैटेस्ट्रॉफिक चांस कम है, 10 फीट से कम चांस है। क्यों सर? 10 फीट से मरने का चांस बहुत कम है, मेजर इंजरी होगी। अब यही 2 केस में नहीं, अब आप क्या 4 इंटू 4 क्या है 16। हाँ, इधर से टांगे शांगे टूटती है, नॉर्मली नहीं मरता कोई, बहुत स्वेर। अब आप ये कहो मरने का चांस इसलिए नीचे लावा है, गिर के लावे में गिर रहा है, फिर 5 इंटू 5 हो। अच्छा, लाइकलीहुड को कभी भी सिवियरिटी के साथ मिक्स नहीं करना। फॉर एग्जांपल 50 फीट हाइट पे बंदा काम कर रहा है, लाइकलीहुड क्या है गिरने का, उसने सेफ्टी हार्नेस भी पहनी है, सब सारे कंट्रोल्स पूरे हैं, लाइकलीहुड क्या होगा 0 का तो ऑप्शन नहीं है, 1 हो गया। चाहे 50 फीट से गिर के सिवियरिटी बेशक 5 हो, लेकिन आपने लाइकलीहुड को सिवियरिटी के साथ कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। लाइकलीहुड अपनी जगह, सिवियरिटी अपनी जगह। अब हमारे ऑफिस के बाहर ग्रिल्स हैं, हम 3rd फ्लोर पे हैं, 30 फीट हाइट, ग्रिल्स बहुत हैवी लगी हुई हैं, सारे कंट्रोल्स है, कोई भी नहीं गिर सकता, 0% चांस है, लाइकलीहुड 1 है। लेकिन अगर कोई गिरता तो 5 है। तो अब आगे आपको समझ आ जाएगी इसका मकसद क्या। 4 इंटू 4 क्या हो गया। अब इसी केस को लेके जाओ 30 फुट पे, 30 फुट हाइट है, चलो सब सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे हैं। 1 इंटू 5, ये बात समझ आ गई। क्या बन गया आंसर। अब एक और केस 40 फीट हाइट, कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं, या चलो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, सिर्फ सेफ्टी हार्नेस पहनी है, बाकी ग्रिल्स नहीं है और कुछ नहीं है। फिर रीज़न आपको पता होनी चाहिए, जो भी आप दोगे उसके साथ रीज़न आपने लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट करो 3 इंटू 5 है। अब इन केसेस की मैं वजह बताऊंगा, ये केस हम डिफरेंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं। 3 इंटू 5 15। डिफरेंट किस्म के रिस्क हमने अपने एवेल्यूएट, अपनी रिपोर्ट में कोई भी ऐसा रिस्क है जो आप एवेल्यूएट नहीं कर सकते इस पैरामीटर पे, ये क्वेश्चन पेपर में भी आ जाए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी को ना समझ आया हो। अब इसकी मैं रीज़न बताऊंगा, ये रीज़न क्या है, क्यों हमने रिस्क एवेल्यूएट करना है, ठीक है। अब ये नज़र आ रहा है, एक कलर है ग्रीन। अगर आपका रिस्क 1 से 4 के दरमियान है, अब जाहिर बात है या तो लाइकलीहुड कम होगी, अब हाइट पे काम तो करना है, सिवियरिटी हाई है 5 ही है, हम क्या कम कर, हम रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, सिवियरिटी कम करने से नहीं काम होगा। फर्ज करो मैं उसको डंडे वाला वो दे देता हूँ रोलर के पेंट का काम हाइट पे ना करो, सिवियरिटी कम कर दी। आपने अगर रिस्क कम करना है, आप दोनों में से एक चीज कम करेंगे, या तो लाइकलीहुड खत्म कर दो या सिवियरिटी खत्म कर दो। एक चीज 5 रहे कोई मसला नहीं है, लाइकलीहुड चांस ऑफ फॉलिंग 5 है, यहाँ से मेरा चांस ऑफ फॉलिंग 5 है, कोई वो नहीं है, हो सकता है कि मेरा हाथ पाँव हो जाए, लेकिन क्या है सिवियरिटी नहीं है। अगर यही मैं 50 फीट 30 फीट हाइट पे इस तरह की जगह खड़े होकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिर, ठीक है। तो आपने किसी एक चीज़ को कम करके रिस्क को
कम करना है। अब आपको समझ आ जाएगा। अब देखो जी, आपने आपके कंट्रोल्स ही ऐसे होने चाहिए कि आप किसी एक चीज़ को, आप पहला कंट्रोल लिख दो कि यार उसे ग्राउंड के बजाय मैं ये चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, उसे वो हाइट में नहीं, आपका हैज़र्ड कंट्रोल हो गया। हैज़र्ड कंट्रोल करना हमारी प्रायोरिटी है। हैज़र्ड कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी? रिस्क। रिस्क रिड्यूस करने के लिए किसी एक, दोनों पैरामीटर्स काम होते हैं तो वेल एंड गुड, दोनों नहीं होते तो एक तो डेफिनेटली हो सकता है। अब ये जो पीपीईज हैं ये क्या है, किस चीज़ को कम करती हैं? लाइक्लीहुड को कम, रिस्क तो कम करती हैं। अल्टीमेटली आप लाइक्लीहुड को रिड्यूस कर रहे हैं ना, गिरने से यार ये खतरे हैं, आप पीपीज पहनो, पीपीज पहन लिए नहीं होंगे खतरे। एक बंदे ने पूरा इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ कंडक्टिव पूरा लिबास पहन लिया, वो बेशक बिजली के अंदर काम करे, बिजली उसको छुए, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं हो सकता ना, लाइक्लीहुड आपने रिड्यूस कर दिया। तो ये ग्राफ ये शो करता है, ठीक है। अब मकसद क्या है? इसमें आप वो उसमें सर ये आप समझा रहे हैं एग्जांपल दे दें, फॉर एग्जांपल उसे कहते हैं स्मोकिंग एट साइड पर, उसमें ये लाइक्लीहुड जरा इसकी बनाए ना, कैसा बनेगा स्मोकिंग एट वन साइड एसिड है ना, क्या इसका कैटेगरी कौन सी है? फायर का कह रहे हैं, नहीं 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 हैज़ार्डियस सब्सटेंस। नहीं जेडीएस नहीं, दूसरा होगा जी जी, सब्सटेंस अब्यूज होगा ये सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए स्मोकिंग, जी। स्मोकिंग उनकी ठीक है, इसका जरा बनाए आप, ठीक है। फ़र्ज़ करो स्मोकिंग से, अब स्मोकिंग का मसला क्या है, स्मोकिंग से हम क्यों सब्सटेंस अब्यूज़ मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल ताकि उसकी रिस्क परसेप्शन हाई रहे साइड के ऊपर। और इसके अलावा वो जो है ना, किसी वक्त आग वगैरह कोई बाइस बन सकता है अगर वैसी जगह सिगरेट। अब वो आग का हैज़र्ड ही अलग है। आप अगर सब्सटेंस अब्यूज़ कह रहे हैं, अगर आप फायर कह रहे हैं ना, फिर तो हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, और उसके बाद कंबस्टेबल है, फ्लेमेबल है, कौन सी चीज़ है। वो स्मोकिंग कहाँ पे करते हैं, किस तरह करते हैं, वो फायर का हैज़र्ड अलग। देखेंगे उसकी जो मेंटली वो है, उससे जो इफेक्ट कर रहा है स्मोकिंग, उससे हम डिस्कस करेंगे। नहीं, हाँ हाँ, उसके लिए नॉर्मली ये ग्राफ मांगते भी नहीं है, हैज़र्ड्स के लिए होता है, प्रॉपर हैज़र्ड्स। सब्सटेंस अब्यूज़ एक डिफरेंट किस्म का हैज़र्ड है, उसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क्स हैं वो ये है कि आपकी रिस्क परसेप्शन लो होती है। ज़ाहिर है एक बंदा सब्सटेंस अब्यूज़, उसकी मेंटल हेल्थ जाएगी, साइकोलॉजिकल हेल्थ जाएगी। अब साइकोलॉजिकल हेल्थ पे आप इसको अप्लाई मत करें, आप दूसरे हैज़र्ड्स पे इसको अप्लाई करें, ठीक है। अब लाइक्लीहुड आप ये कहते हैं कि उसकी रिस्क परसेप्शन लो होगी सिगरेट पीने से, लाइक्लीहुड क्या है, आप क्या कहते हैं? वन भी नहीं है। किसी के सिगरेट पीने से आपने देखा है वो होश खो बैठता हो नॉर्मल सिगरेट से? नहीं। लेकिन अगर आप कोई स्पेशल नशे का नाम लेते हैं, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई हशीश पी रहा है, इस तरह का नशा कर रहा है जिससे लाजमी आपके सेंसेस लो होते हैं, फिर लाइक्लीहुड आपकी 3 हो जाएगी। लेकिन वो आप रिस्क परसेप्शन के साथ उसको कहेंगे कि उसकी रिस्क परसेप्शन लो होगी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट रिस्क परसेप्शन पे है, ठीक है। लाइक्लीहुड इज मिनिमम, लेकिन वो सेवरिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर सिगरेट पी रहे किसी वर्क हाई पर और साथ में स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक्सीडेंट के जो है चांस, सेवरिटी ज्यादा होने के चांस है। स्वेटी का नहीं, स्मोकिंग की स्वेटी, स्मोकिंग की स्वेटी क्या, स्मोकिंग की स्वेटी है लंग इम्पैक्ट होगा, वो भी 3 होगी हार्डली, ठीक है। लेकिन कोई बहुत स्वेयर नशा वो कर रहे हैं, अब उसको आपने प्रोस्पेक्ट पे लेके जाना है, इस चीज़ की तरफ आप जाएं मत। इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ हमने, हमारे लिए सिंपल प्रोटोकॉल्स हैं कि अगर कोई वायलेशन करता है, हैज़ार्डियस सब्सटेंस अब्यूज़ करता है, हम नॉर्मली उसको रिपोर्ट करके किसके हवाले कर देते हैं, एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ के हवाले करते हैं और उसको रिहेबिलिटेशन के लिए भेज देते हैं, ठीक है। उसके लिए हम कंट्रोल्स, आपका क्या कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करेंगे? नॉर्मली एक जो बंदा नशे का आदी है, बिल्कुल आदी है, उसको आप रिहेबिलिटेशन के लिए भेजेंगे, क्योंकि आप नॉर्मली उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसको छुड़वाएंगे फिर भी नुकसान है। एक जो हैवी किस्म का कोई नशा करता है, स्मोकिंग के लिए हम ले सकते हैं प्रिकॉशंस के, नो स्मोकिंग जोन है, स्मोकिंग जोन्स आइडेंटिफाई कर दें, ये वो। लेकिन सब्सटेंस अब्यूज़ एक बहुत अलग से एक टॉपिक है, उस पर अलग से एक डिस्कशन चाहिए, ठीक है। नॉर्मली रिस्क एवेल्युएट करने के लिए आप क्या देखेंगे, लाइक्लीहुड और सेवेरिटी। रिस्क रिड्यूस करने के लिए हम इन दोनों में से एक को या दोनों को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ज़रा आपको आयोश वाले डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठहरें, अगर मेरे पास हो।
खैर मैं इसी में ही देखूँ, अगर इसी में है तो फिर इसी से बता दे, तो वरना आयोश वाले से मैं एंड में दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये येलो कलर क्या शो करता है? ग्रीन ने तो शो कर दिया कि एक्सेप्टेबल है रिस्क, 1 से 2 इस रेंज में रिस्क एक्सेप्टेबल है। ज़ाहिर है लाइकलीहुड सेवेरिटी है भाई, तो लाइकलीहुड तो नहीं है, तब ये रेंज आई है ना। येलो आ गई है अब अब डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है। डार्क का मतलब है कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 जो होता है उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट एड का मत इधर वो चक्कर ही नहीं, मतलब कि आपका रिस्क अगर 1 से 2 के दरमियान आ रहा है तो आप कहेंगे कि कोई एक्शन ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिस्क 1 से 2 है, रिपोर्ट में जैसे आप एक्शंस लिखते हैं ना, उसके लिए कोई एक्शन ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 के में सिर्फ आपने क्या करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, नज़र रखनी है कि 2 से ऊपर ना जाए। 1 से 2 समझ आ गई है। अब जो लाइट ग्रीन है 3, 4, इसका मतलब है कि लुक फॉर इम्प्रूवमेंट, वो इसको और रिड्यूस करने के लिए कोई इम्प्रूवमेंट देखो, अगर नहीं है तो भी ठीक है, रिस्क फिर भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन जब 5 से रिस्क ऊपर जाएगा उसका मतलब है नीड्स इम्प्रूवमेंट, वो जो इम्प्रूवमेंट नोटिस आपने पढ़ा था। अब जब 5 से 9 के दरमियान होगा तो हम क्या करेंगे, डेफिनेट है हमने इम्प्रूवमेंट करनी है, चाहे आप फौरी तौर पे करें, चाहे थोड़ा सा आपको टाइम दे दें, 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, आपने इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। लेकिन जब 10 से ऊपर जाता है रिस्क, फिर क्या हो जाता है, मेजर इंजरी का शिकार हो सकता है बंदा। फिर काम को बंद करा दो उसका। अगर फॉर एग्जांपल 10 से 12, 13 इस रेंज में है, 15 से नीचे है थोड़ा सा, फिर हम काम बंद नहीं कराते, इमीडिएट इम्प्रूवमेंट की नोटिस देते हैं कि जल्दी से फौरी तौर पर। अब जो आपकी रिपोर्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम काम बंद नहीं कराएंगे, ठीक है। अभी काम को चलने दें, साथ किसी के लिए इमीडिएट इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, या लुक फॉर इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जब ये वाला लेवल होगा 16 से ऊपर हो गया, 17, 18, 19, 20 से 25, आप फौरी तौर पर क्या करेंगे, प्रोबेशन नोटिस इशू करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइट पे काम कर रहे हैं, डीले डाले, प्लैंक बोर्ड्स हैं उसके पास, तो फिर अब उस वक्त रिस्क बहुत हाई है। जब रिस्क बहुत हाई है तो आपने इमीडिएटली कोई मेजर्स लेने हैं और उस दौरान आपने काम को अलाउ नहीं करना इतने हाई रिस्क पे। ऐसे ही है सर। अब हायरार्की में आपको बता चुका हूँ, कंट्रोल्स की हायरार्की सबको पता है, रिपोर्ट आप बना चुके हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, पीपीईज, ठीक है। एलिमिनेशन, इंजीनियरिंग, कंट्रोल उसने थोड़े से स्पेसिफिक कर दिए। नॉर्मली मैं पहले पढ़ा के फिर रिपोर्ट पढ़ाता होता हूँ, लेकिन आप लोगों को रिपोर्ट स्टार्ट करवानी थी। अब इसमें आइसोलेशन है, टोटल इंक्लोजर है, या तो साइट को हम जहाँ पे रिस्क है उनको इंक्लोज कर दें या सेपरेट कर दें। जैसे मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स है, आप व्हीकल्स को ही सेपरेट कर दें या उस प्रोसेस को सेपरेट कर दें, किसी भी तरह उसको साइड पे लेके जाएं। सेग्रीगेशन का भी यही मतलब है, रास्ते सेग्रीगेट कर दिए, ठीक है। पार्शियल इंक्लोजर, जैसे वो साइट का मैंने बताया था, वक्ती तौर पर उन्होंने कहा या थोड़ा बहुत इंक्लोज कर दो। रोड क्रॉस करना ज़रूरी है, वर्कर्स हर जगह से रोड क्रॉस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये नॉर्मल रोड पे क्या करती है, ग्रिल्स लगा देती है दरमियान में, किसी किसी जगह से छोड़ देती है, हाँ कि यहाँ से तुम लोग क्रॉस कर लो, लेकिन हर जगह से नहीं करना। ये क्या है, पार्शियल इंक्लोजर है, ठीक है। और फिर सेफ्टी डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर इंजीनियरिंग कंट्रोल है, जैसे वो कंपैक्टर की मैंने वो सेफ्टी डिवाइस वाली एग्जांपल दी थी, याद है कि जब दरवाज़ा बंद होता है, ओवन की एग्जांपल दी थी। ओवन क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, हाँ बंद होगा तो तब इस तरह की सेफ्टी डिवाइसेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन से हैं, वही जो आपको मैंने बताए थे, ट्रेनिंग्स दो, उनका एक्सपोजर प्राइम रिड्यूस करो, उनके लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाओ, परमिट टू वर्क सिस्टम बनाओ। ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। आखिर में ये देखो ये सारी लिस्ट लिखी हुई, इन्फॉर्मेशन दो। अब ये कंट्रोल्स आपने ओप्सो रिपोर्ट में लिखे होंगे, मैंने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हर हैजर्ड के अंदर लगते हैं। इन्फॉर्मेशन दे दो, इंस्ट्रक्शन दे दो, ट्रेनिंग दे दो और सुपरविजन अरेंज करो। अब ये डिफरेंट टास्क के साथ ये कंट्रोल्स अप्लाई होते हैं, किसी ने नहीं किया तो वो अपडेट कर सकता है। और लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे पास पीपीईज है, ठीक है जी जी, नहीं होने चाहिए, इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, हो सकता है वो आपको पास कर दे, ठीक है। इम्प्रेशन अच्छा, जब उन्होंने हायरार्की दी है, ये आपको दी है ना एलिमेंट्स में, फिर हम क्यों इनको आगे पीछे रखें। मैंने कहा था बेशक प्रायोरिटी कंट्रोल बनता ही पीपीई हो, फिर भी हम उसको आखिर में लिखेंगे अपनी रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि
कोरो ने जब ये कह दिया लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल है तो फिर हम उसे लास्ट में रखेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव तो आगे पीछे होते हैं, जाहिर बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो सारे हैं, जो आपकी मर्ज़ी, आपको जो लगता है पहले होना चाहिए वो पहले रखें, जो आपको लगता है। नहीं नहीं, ये नहीं करना, यही कह रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर कोई चीज़ आपको लगता है आगे पीछे हो तो वो हो सकता है, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव को अपनी जगह पे रखें, ठीक है। सेफ्टी साइन है, वार्निंग है, मैंडेटरी है, सेफ कंडीशन है, फायर इक्विपमेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सबको पता है, आप लोगों ने ज़्यादा पढ़े हुए हैं, ज़ाहिर बात है, पढ़े हुए हैं ना सारे HSC में। ठहरो मैं देखता हूँ इसमें कोई बताने की ज़रूरत है। दूसरा है कोई छोटी सी कंफ्यूजन जो है वो इस तरह है कि जो हम नॉर्मली आरामको का स्टैंडर्ड या दूसरे में उसमें हम राखी कंट्रोल के अलावा जब राखी कंट्रोल आ जाएगा आपने योशा वाली चीज जो है ये फास्ट जी जी, जब नॉर्मली कंट्रोल बताया जाता है तो उसमें फिर 3 कंट्रोल उसकी तरतीब ये है कि पहले मैनेजमेंट कंट्रोल है, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल है, फिर लास्ट प्रोटेक्शन लाइन की चीज है, मगर वो आरामको स्टैंडर्ड या नॉर्मल स्टैंडर्ड में ये चीज बात जी जी, तो आपका ये ओशा से रिलेटेड जो चीजें यही तरतीब है, हाँ। इसको इसी जगह पे इसी तरतीब से फॉलो कर रहे हैं, वो आपके वहाँ के लिए नॉर्मली सर इस बात पे फेल नहीं करते, लेकिन एक उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया तो हमारी कोशिश ये होती है कि उस हिसाब से इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, ज़ाहिर एग्जामिनर को पता चलता है कि इसने चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। ओशा के एग्जाम में ओशा का स्टैंडर्ड जिसका वही मिलता है रामको में तो रामको वाले आता स्टैंडर्ड देखते हैं जी जी, आप ओशा में जाके रामको लगा रहे हो कह रहे हो हमारा से ऐसे ही है। इसी वहाँ पे ये चीज़ होती है, वहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल, उसके बाद अच्छा, इंजीनियरिंग सेकंड पे रखे उन्होंने, ठीक हो वो गया, वहाँ के लिए, यहाँ पे इसमें आपने ये फॉलो करना है। ठीक हो गया। अच्छा, PPEs जो है स्टैंडर्ड के मुताबिक होने चाहिए, जो ज़रूरी है, ठीक है। फिर कंपैटिबिलिटी आपने इंश्योर करनी है कि आप जिस मकसद के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस मकसद के काबिल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल फायर एक्सटिंग्विशर की टाइप्स हैं, आपके पास हैज़र्ड है फायर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, आप वहाँ पे एक्सटिंग्विशर कौन सा लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरा एक्सटिंग्विशर आप नहीं यूज़ करते, तो इस तरह स्टैंडर्ड्स या उसका पर्पस कंपैटिबिलिटी इंश्योर करनी है आपने। ये नहीं है कि जहाँ जब आग लगने का खतरा है सब जगह पे एक ही फायर एक्सटिंग्विशर ख़रीदे, सारी जगह पे अप्लाई कर दिए, ठीक है। डस्ट मास्क है तो वहाँ ये हम जो मेडिकल मास्क यूज करते हैं डस्ट मास्क नहीं है, ये नहीं यूज होगा, बट डस्ट मास्क हुआ है जिसके क्लिप दुआ के होते हैं जी, परसों मैंने इनको लिखवाया सर, मैंने कहा N95 इस किस्म के मास्क स्पेसिफिक अपने लिखे, वो डस्ट मास्क के लिए मेडिकल मास्क। ठीक है। सूटेबल स्टोरेज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, PPEs की ट्रेनिंग लाजमी है। आपने जब भी PPEs देने हैं उनको इस्तेमाल, जैसे सारा आपको यूज़ करना सिखाते हैं सारे PPEs, वो लाजमी है। एनफोर्स करना है, ये वाला कंट्रोल मैं आपको अक्सर लिखता हूँ, अगर आपने दूसरी तरफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर में लिख दिया है कि PPEs प्रेजेंट है लेकिन वर्कर्स पहनते नहीं हैं, तो आपने फिर कंट्रोल्स में क्या लिखना है, इंश्योर द यूज़ ऑफ PPEs, वो PPEs इंश्योर करो कि वो इस्तेमाल करें, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। लिमिटेशंस पता है, बेनिफिट्स तो पता है सबको, लिमिटेशन कोई पता है PPE इस्तेमाल करने की? लिमिटेशन का मतलब होता है उनका नुकसान, ये मैं बता चुका हूँ उस दिन। कोई बात है, ये बात ये बढ़िया है, वहाँ पे लग यूज होते हैं फ्री ने किया 10 मिनट, तो फ्री ने किया 10 मिनट, सर ये हमारी ये नस्ल जो है वेन को ब्लॉक कर देगा, वेन्स ब्लॉक करेगा, नर्वस डैमेज करेगा, रिस्क परसेप्शन आपकी लो होगी, रिस्क परसेप्शन लो होती है, नसें डैमेज होती हैं, और भी सारे PPEs के अपने अपने इम्पैक्ट्स हैं। लेकिन नॉर्मल ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये आपके ऐसे डिस्कशन के लिए है कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए PPEs का यूज़ कितने टाइम का है, ठीक है। सेफ्टी मास्क जो आप पहन के, ब्रीथिंग अपरेटस पहन के जाते हैं, उसके लिए भी स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं। ब्रीथिंग कितने, कोई भी जैसे मास्क है ना सिर्फ एक बार पहनना, हाँ वो छोड़ के मतलब ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेरिट्स उसने बता दिए हैं। आपको कंट्रोल, हैज़र्ड कंट्रोल करने में हेल्प करता है विद लो बजट, ठीक है। अब एक बहुत हैवी बजट लगाने के बजाय, अब आप फ़र्ज़ करो वर्क एट हाइट है, आपने सेफ्टी हार्नेस ले ली है,
अब हाई बजट कंट्रोल क्या, आपको मैं कह दूं कि मोबाइल एलिवेटिंग प्लेटफॉर्म या क्रेन लेके आओ जो बंदे को ऊपर लेके जाती है। अब सारा दिन प्लास्टर वर्कर्स के लिए एक एक क्रेन तो नहीं दे सकते उनको। कंट्रोल तो अच्छा वो है, किस तरह की चीज़ हो जिसके ऊपर सब कुछ वो लोड करे, वो उसको ऊपर लेके जाए नीचे लेके आए, तो हम उसको पीपीज देते हैं। तो ये सस्ता कंट्रोल है हमारे पास। अक्सर कुछ सिचुएशन में ओनली कंट्रोल मेजर है, ओनली है ना, मैंने जैसे कहा था कि कोई भी और कंट्रोल अप्लाई नहीं हो सकता, पीपीईज है, अक्सर औकात ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर इमरजेंसीज के लिए एज अ बैकअप भी प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे आपने वेंटिलेशन दे दी कन्फाइंड स्पेस में, ब्रीथिंग अपरेटस आपके पास मौजूद है, ठीक है, लेकिन आप नॉर्मली उसके अंदर इतनी ऑक्सीजन तो नहीं होती, नीचे कोई मसला हो गया तब आपने उसको इमरजेंसी के तौर पर, नॉर्मल वेंटिलेशन थी, सब कुछ था, सांस भी आ रही थी, एकदम किसी वर्कर की सांस चली गई, हमने बैकअप पे अपने पीपीई रखा हुआ था, हमने उसे फौरी तौर पर ऑक्सीजन लगाई, उसे बैकअप दे दिया। और इमीडिएट प्रोटेक्शन है, ज़ाहिर बात है पीपीई टाइम टेकिंग नहीं होते, बहुत लंबे चौड़े। बटन दबाओ साइड से क्वाइट हो जाएगा। लिमिटेशन क्या है कि हर बंदे के लिए पीपीई क्या है, स्पेसिफिक है, एक ही बंदे को प्रोटेक्ट करता है। अब सबको देना लाजमी है, अगर उसका इस्तेमाल सही तरह न, फॉर एग्जांपल सेफ्टी हार्नेस किसी ने लगा दी है, लैनियार्ड कनेक्ट कर दी है, प्रॉपरली उसने कनेक्ट नहीं की, बेल्ट को नहीं लगाया, या कोई बिजली के खंभे पे काम कर रहा है, बेल्ट प्रॉपर फासन नहीं हुई, फेल हो गया, फिर नुकसान होगा, ये उसकी लिमिटेशन है। वेयरर्स की एबिलिटी टू डू जॉब इसको भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, पीपीई पहनने के बाद वो उस तरह काम नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट की एग्जांपल लेता हूँ, आपने उनको पैड्स पहना दिए हैं, वो नॉर्मल कितना तेज़ भागते होंगे, कितना अच्छे से वो छक्का मार सकते हैं, हिट कर सकते हैं, सब कुछ, लेकिन वो पहनने की वजह से उनकी एबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरह वर्क प्लेस पर भी बहुत सी जगह होंगी जहाँ वो उनकी एबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इट मे नॉट बी कंपेटेबल विद अदर आइटम दैट हैव टू वॉर्न और यूज़। अब कुछ कपड़े, कुछ चीज़ें ऐसी पहननी है जिनके ऊपर पीपीई कंपेटेबल नहीं है, पहनना मुश्किल है। ठीक है, कोई ख़ास ड्रेस आपने पहना हो, उसके ऊपर आपको पीपीईज पहनने पड़ गया तो वो आपको इनकम्फर्टेबल होता है। कुछ लोगों को पीपीईज पहनने पसंद नहीं होते, ये तो ज़ाहिर बात है, किसी को टोपी पहननी नहीं पसंद, वो हेलमेट में तंग होगा। किसका? उसके पीछे सिलेंडर तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें आपको क्या करती हैं, तंग करती हैं। अगर पीपीईज फेल हो जाए, फॉर एग्जांपल आपने भेज दिया किसी को कन्फाइंड स्पेस पे पीपीई के भरोसे, बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है, फेल भी हो सकती है, फेल हो जाए फिर सेफ्टी जैकेट फेल हो गई है पानी के अंदर, समुंदर के बीचों बीच, तो आप फिर गए। ठीक है, ये लिमिटेशन है। कन्फाइंड स्पेस वाले के साथ वॉचमैन होता है ना, वॉचमैन भी फिर जाएगा, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। जाता है वो तो रेस्क्यू को बुलाएगा सर। अब लाजमी नहीं है ना कि हर जगह रेस्क्यू हो सके। हाँ, अगर एक कोयले की कान के हादसे आप रोज़ सुनते हैं, कान ही कोलैप्स हो गई है, वर्कर अंदर फंस के हैं गए हुए, फिर वो क्या करेंगे इतनी देर, पीपीईज फेल हो गए, पीपीईज ने काम किया, चलो 10-12 घंटे का सामान उनके पास मौजूद है, फिर तो रेस्क्यू हो जाएंगे, वॉचमैन को भी इन्फॉर्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन नहीं है आपके पास, पीपीईज फेल हो गए तो आप गए फिर। ठीक है, अच्छा, रिस्क असेसमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर रिस्क आपका लेवल लो है तो आप रिस्क असेसमेंट नहीं करेंगे। एक कंपनी कहती है हमारी रिस्क असेसमेंट, हमारा रिस्क सारा कंट्रोल्ड है, हम मज़ीद रिस्क असेसमेंट, अगर कहीं भी ये जुमला आ जाता है आपके पेपर में भी कि यार क्योंकि कंपनी समझती है कि रिस्क कंट्रोल्ड है, अभी पीछे एक कंपनी ने कहा था कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको रिस्क असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये सही जुमला है, नहीं होनी चाहिए। नहीं, कहता है इवन इफ़ द रिस्क इज़ लो। हाँ, अगर आपकी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था किसी को लगता है कि उसके सारे कंट्रोल्स मौजूद हैं, तो वो इस साइड लिख देगा कंट्रोल्स सारे, और आखिर में क्या लिखेगा, वेल कंट्रोल्ड। ठीक है, उसका क्या मतलब है कि रिस्क लो भी है तो आपने रिस्क असेसमेंट करनी है, चाहे आपके कंट्रोल एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स में आते हो। एग्जिस्टिंग का मतलब समझ आ गया ना? ठीक है, कोड ऑफ प्रैक्टिस है, सेमी लीगल कोड भी है, लीगल कोड भी है। ठीक है, बस इस स्लाइड में जो मैं बताना चाहता था, ठहरो, असल वो ये उसके
रीजन हो सकती है कि अभी फॉर टाइम की तो उसका रिस्क कंट्रोल है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर वो बढ़ भी तो सकता है ना, इसलिए रिस्क असेसमेंट आपने एनुअली करनी है, बस मकसद ये है, आपने लाजमी करनी है। अच्छा, अब रिस्क के टाइप्स हैं जो आपको मैंने कहा था, रिस्क किस लेवल के हैं, कौन से एक्सेप्टेबल हैं, कौन से एक्सेप्टेबल नहीं है। 1 to 2 आपने कहा था एक्सेप्टेबल है, उनको उसने नाम दे दिया। अगर इस तरह का सवाल मैंने आज तक देखा नहीं है, हो सकता है कि निबोश चेंज करने के लिए कोई नया सवाल दे। तो कौन से रेजिडुअल रिस्क कौन सा है? रेजिडुअल रिस्क उसको कहते हैं जब एक बार कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने के बाद जो रिस्क रह जाता है, रेजिड्यू का नॉर्मली भी मतलब यही होता है बचा कुचा। ठीक है, आपने कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए, फिर भी कहीं ना कहीं आपने कहा है 1 into 1, वो 1 तो है, तो वो 1 क्या है? रेजिडुअल रिस्क है। ठीक है, एक्सेप्टेबल रिस्क अब इस लेवल पे आ गया है, रिस्क एक्सेप्टेबल हो गया। रिस्क हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू एन एडेक्वेट लेवल, कि अब रिस्क को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 के दरमियान जो आपको मैंने कहा था एडेक्वेट लेवल है। ठीक है, रेजिडुअल 1 into 1 नहीं है, रेजिडुअल वो है जो रिस्क रह जाता है। एक्सेप्टेबल में अब यह बात इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब बंदा स्टॉक पोर्ट पे काम कर रहा है 20 से 25, लेकिन हमने प्रॉपर उसे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर दिए। रिस्क को अब आप किस लेवल पे ले आए हैं? 1 से 25 के दरमियान बताएं। पेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक सामने कहा था कि अगर पेंट ही करना है तो वो सिर्फ रोलर दे देंगे, लेकिन वो पेंट कुछ रोलर की हाइट से भी ऊपर है, लेकिन उसमें यह है कि हमें सारे उसे प्रोटेक्शन पीपीस दे दिए। आपने क्या चीज़ रिड्यूस की है? लाइक्लीहुड रिड्यूस करने से वो नंबर कहाँ पे आ गए? सिंपल एक्सेप्टेबल रिस्क आपको जो मैंने लाइट ग्रीन कलर में बताया था ना, वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, टॉलरेबल अब वो है जो 5 से ऊपर आपने देखा, एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन हम उसके साथ चल सकते हैं फिलहाल। हाँ, जो आपने कहा था कि कंट्रोल मेजर्स हमने इम्प्लीमेंट करने हैं, अब ये रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या है? इसके लिए हमने कंट्रोल्स लाजमी लगाने हैं। कंपनी बाउंड है कि वो उसको कंट्रोल करे, लेकिन टाइम उन्हें देगी। लेकिन अनएक्सेप्टेबल रिस्क है, रिस्क 2 आई है, फिर आपने काम रोकना है, आपने उस काम को नहीं चलने देना कि अब वो रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर टाइप्स ऑफ रिस्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो फिर हम इसको साथ किसी ने और स्पेसिफिक करना है, चार्ट की एग्जांपल दे के कुछ करके, खैर वो मैं आपको पेपर के वक्त बता दूंगा। अच्छा, सिग्निफिकेंट रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। अब जो आप रिस्क असेसमेंट तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंडिंग्स को, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को अपने पास लिखो। कौन सी फाइंडिंग्स? वही वाली बात, हैज़र्ड क्या है, हैज़र्ड की कैटेगरी क्या है, हैज़र्ड क्या है। रिस्क असेसमेंट में यही करते हो ना आप लोग। फिर आप लिखते हो ग्रुप्स एट रिस्क, हु इज़ एट रिस्क, फिर एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स क्या है, फर्दर प्रिकॉशंस क्या हैं, यही लिख रहे होते हैं हम रिपोर्ट में। आखिर में हम डेट एंड नेम ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, और रिपोर्ट के आखिर में रिव्यू डेट हम लिखेंगे, वो हमने अभी नहीं लिखा, जब उस पार्ट पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। ये रिपोर्ट का क्या लिखा हुआ उसने, रिपोर्ट असल में रिपोर्ट नहीं होती, इसको हम क्या कहते हैं, IGC2 को हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, आप रिस्क असेस कर रहे हैं। रिव्यू, ये आपको पता है रिव्यू क्या है, हमने रिपोर्ट को विद इन एनुअल पीरियड रिव्यू करना होता है रिस्क असेसमेंट को। ठीक है, कब वो वैलिड नहीं होती या कब अर्ली रिस्क असेसमेंट चाहिए होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाए, नियर मिस हो जाए, इल हेल्थ हो जाए, या लीगल स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाए, या फिर चेंज हो जाए प्रोसेस, सब्सटेंस, इक्विपमेंट, वर्कप्लेस एनवायरनमेंट, पर्सनल। एनुअली तो इतनी चेंजेस आ ही जाती हैं, फिर वो करते ही करते हैं। लेकिन नॉर्मली भी अगर इनमें से कोई चीज़ ऐसी चेंज हो जो आपके ऊपर मेजर इम्पैक्ट आपको लगता है, एक अच्छी कंपनी को पता है कि यार अब रिस्क बढ़ गए, पहले हमारे पास क्रेन्स नहीं थी, ये चीज़ें नहीं थी कंपनी के अंदर, ट्रक्स नहीं थे, अब हमने कोई ऐसा काम साथ शुरू किया जिसमें क्रेन्स, ट्रक्स सब कुछ आ गया हमारी साइड पे, तो हम क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट को फौरी तौर पर अपडेट करेंगे। या आप कहते हैं कि इस एरिया के अंदर रिस्क बढ़ा है, हम स्पेसिफिक एरिया डिफाइन करके रिस्क असेसमेंट उस एरिया की कर लेंगे। ठीक है ना, क्रेन्स जिस एरिया में आई हैं, ट्रक्स जिस एरिया में आए हैं, उसकी रिस्क असेसमेंट कर लो। बाकी आपको लगता है कि साल तक वैलिड है, उसको छोड़ दो। ठीक है सर, से क्वेश्चन है मेरा जी सर, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी की रिस्क असेसमेंट हो जाती है एनुअली, तो वो जो कंपनी है फिर उस पे इम्प्लीमेंटेशन करती है, या वो फिर साइन करना बस डॉक्यूमेंट भी रह जाती हैं चीजें, या वाकई में लाजमी साइड पे लेके जानी है।
वो सारी साइड चीजें में वर्कर्स को ब्रीफिंग मिली है रिलेटेड जॉब से जिसको उन्होंने काम करना नहीं, वो फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे और वो करेंगे सारी चीजें, सारे कंट्रोल से अप्लाई करेंगे और सारे नेक्स्ट ईयर में इसके बन चुका है। जैसे आप जॉब पे गए हैं उस जॉब से रिलेटेड जो डिस्कशंस में है टुगेदर टू वर्क स्टार्ट होगी, मीटिंग होगी मीटिंग। उसका एक हिस्सा है परमानेंट काम चीजें नहीं। फिर मैनेजर्स के साथ आप एक डिस्कशन करते हैं ना, हमारे रिसोर्सेज में ये चीज़ है या नहीं है, अगर नहीं है तो कौन सी चीज़ हमारे रिसोर्सेज में फिर इम्प्लीमेंट होती है। इसका अगला पार्ट आपका रहता है रिपोर्ट का ना, आपको पता चल जाएगा आगे क्या। अभी आपने पार्ट 2 किया है ना, पार्ट 3 और 4 के बाद आपको पता चलेगा कि रिस्क असेसमेंट के साथ आगे क्या होता है। ठीक है, पीरियोडिकली का मतलब क्या है वो बताएंगे सुल्तान गफरान। पीरियोडिकली का क्या मतलब है, आप उसको मैंने पूछा है। पीरियोडिक टेबल के साथ साथ फिर मैं कह रहा हूँ गफरान से पूछ रहा हूँ, गफरान का ध्यान नहीं था, बातों में लगा हुआ था। पीरियोडिकली का मतलब मैं बता चुका हूँ, पीरियोडिकली से क्या मुराद है, मतलब जैसे रिपोर्ट है ऐसे ईयरली चेक करना है टाइम के हिसाब से ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियोडिकली का मतलब है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, जैसे एनुअली का लफ्ज़ है, विद इन 1 ईयर, क्वार्टरली है, 6 मंथली है, जैसे भी है। ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वो तो लाजमी है, आप नए प्रोजेक्ट पे रिस्क असेसमेंट किए बगैर प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये नहीं ना यंग पर्सन कौन है, ये रिलीज नहीं है जिसका जो मेंशन होगा अब देखो जो आपकी कंपनी है, जैसे लॉजिस्टिक कंपनी है, कोई फिक्स कंपनी है, जैसे आपने कहा बिस्किट मेकिंग है, ये है वो है, उनके हिसाब से एनुअल होता है। अब जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो साइट ही डिफरेंट है। आप जब लिखेंगे निबोश के लिए आपने एनुअली का लफ्ज़ याद रखना है। साइट पे सर ने आपको बता दिया कि जब आप असल एक्चुअल जॉब पे जाएंगे वहाँ हर कंपनी का अपना सिस्टम है। ठीक है, लेकिन निबोश आपको कह रहा है कि आपने पीरियोडिकली जब लिखना है तो एनुअल लिखना है, कोई भी 6 मंथ ना लिखे, बस इसको आप याद कर लें। जॉब पे आप जो भी आपको वो कहेंगे। यंग पर्सन कौन है, 18 साल यंग पर्सन या अप्रेंटिस का लफ्ज़ जब यूज़ होगा वो तो 18 से नीचे। अब दुबई के अपने पैरामीटर्स हैं, वो कहते हैं यंग पर्सन 21 से नीचे। हर कंट्री के अपने पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये यूके स्टैंडर्ड है तो यूके कह रहा है 18 से नीचे यंग पर्सन है। ठीक है, सर अप्रेंटिस का 19 साल का टीनेजर नहीं होता, वो भी होता है सर, ये आपका अप्रेंटिस का है सर, होता है अंडर टीन जिसमें आता है वो टीनेजर है। ठीक है, 18 का टीनेजर्स के साथ कोई तलक नहीं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास साइट में अप्रेंटिस आ गया लिखा हुआ है कि लैक यंग पर्सन है, इसका मतलब है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। फिजिकल और मेंटल मेच्योरिटी, ज़ाहिरी बात है यंग पर्सन के पास फिजिकल और मेंटल मेच्योरिटी। फिजिकल मेच्योरिटी से क्या मुराद है, यंग पर्सन को मैं मैनुअल हैंडलिंग में लगाता हूँ, उसकी हड्डियाँ उसकी बॉडी अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई तो उसको रिस्क नुकसान होगा, उसकी रिस्क परसेप्शन पुअर होगी। यंग पर्सन क्या होता है, जल्दबाज होता है, वो अपने आप को कुछ समझ रहा होता है, उसको पता नहीं होता कि मैं इतना काबिल हूँ या नहीं, वो समझ रहा होता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, पीयर ग्रुप, अब जिनका ब्रेन वॉश करना होता है वो हमेशा कौन सी उम्र के, यंग पर्सन्स। क्यों, उनको आप इजीली जिस साइड चाहें लगा सकते हैं। पीयर ग्रुप प्रेशर उन पे बहुत ईगर होते हैं, ईगर से वही मुराद है जल्दबाज होते हैं। ठीक है, कंट्रोल मेजर्स क्या है कि हमने हाई रिस्क एक्टिविटीज़ को क्या करना है, रोकना है, और वर्क पैटर्न्स ओवर टाइम या गलत वर्क पैटर्न्स जो है उनको हमने क्या करना है, स्टॉप करना है, और ट्रेन और सुपरवाइज करना है। कितनी स्लाइड्स रहती हैं फिर मैं रिपोर्ट का नेक्स्ट पार्ट 70 होगी, 72 होगी, रिकॉर्डिंग नहीं कर रही, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कल हो जाएगी सर 40। चलो ये कल कर लेंगे, रिपोर्ट का अगला पार्ट में करवा देता हूँ, उसको आप लोग कैरी आउट। एलिमेंट्स ये मेरी रिपोर्ट पे मुझे बताइएगा, जानना चाहिए। आज नहीं, लेकिन जल्दी आप आगे काम शुरू करें, खैर है। अरे आप डिटेल चेक करेंगे ना थॉरोली? हाँ, मैं सबकी हाईलाइट करूँगा, लेकिन एक बार जब मैं हाईलाइट कर लूँगा। सर अभी कोई बोर्ड चेक किया आपने? नहीं, कल मैं बिजी था। मोरल लीगल फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट किसी ने लिखे? जब नेक्स्ट है ना पार्ट, आप जब रिपोर्ट के इस पार्ट पे आएंगे
बाहर कौन गया? इस पार्ट पे जब आएंगे आपने सबसे पहले लिखना है मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल आर्गुमेंट। एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ जो कुछ लिखा हो इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना। मिस करने से मुराद है एक लफ्ज़ भी मिस नहीं करना। एक लफ्ज़ मिस होने पे एक लड़का फेल हुआ है, ठीक है। मतलब बादल भी लिखना है, फाइनेंशियल मॉरल फाइनेंशियल के अंदर भी कोई लफ्ज़ मिस नहीं करना जो मैं बताऊंगा। ये लिखनी है, इसके साथ एडिशनल भी लिखना है लेकिन इसमें से कोई लफ्ज़ मिस नहीं करना। मॉरल ड्यूटी हमें क्या कहती है? मॉरल ड्यूटी कहती है कि यहाँ से पढ़ के बताता हूँ, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ऑल वर्कर्स, ठीक है। आप लोग यहाँ से पढ़ के लिखना, मैं जनरल बताता हूँ। आप इन लाइनों को अपने लफ्ज़ों में रिफ्रेश करके, चेंज करके, अपनी चीज़ें कुछ ऐड करके ये वाली चीज़ें लाजमी लिखनी है। मॉरल ड्यूटी ये कहती है कि वर्कर्स, सब वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी ऑफ केयर है एम्प्लॉयर की कि वो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करे। वर्कर काम पे आते हैं किस लिए? पैसे कमाने, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए। वर्कर वर्क साइट पे इसलिए नहीं आते कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़े, चाहे अभी या लेटर किसी स्टेज पर। किस वजह से? बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज़ दे कैरिड आउट। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, बिकॉज ऑफ एक्टिविटी दे कैरिड आउट। नाउ जो अभी वो कंपनी के साथ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से अभी भी उनकी जान को ख़तरा ना, और कभी भी नहीं। आगे कौन सा ख़तरा हो सकता है? फॉर एग्जांपल कैंसर या कोई ये डिजीज़ बाद में भी हो सकती है ना। आप कोई मरकरी के साथ, किसी ऐसे कंपोनेंट के साथ काम करते रहे हैं जो बाद में जाके आपको मसला हुआ है, आप तब भी सिविल क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हो जाएगा, इंजरी या इल हेल्थ वर्कर के साथ होगा, उससे क्या होगा? उसकी अपनी ज़िंदगी, उसके बीवी बच्चों की ज़िंदगी और उसके इर्द गिर्द जो इसके रिश्तेदार लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी क्या होगी? अफेक्ट होगी। और ये मॉरली और एथिकली गलत है या अनएक्सेप्टेबल है। ये चीज़ लाजमी लिखनी है, मॉरली, एथिकली और ड्यूटी ऑफ केयर। ये तीन लफ्ज़ आपने कहीं भी फिट करने हैं, लेकिन करने हैं। फिर अगर वर्कर लॉन्ग टर्म के लिए इल हेल्थ या इंजरी का शिकार होगा तो उसके साथ क्या होगा? उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी। हम एथिक्स पे बात कर रहे हैं, अखलाकियात पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अखलाकी तौर पर ये क्यों गलत है? जब उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, वो क्या करेगा? वो उस सारी फैमिली डिस्टर्ब होगी, वो गुस्सा करेगा, वो अग्रेसिव हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा। इसका ये क्या है? मॉरली और एथिकली क्या है? अनएक्सेप्टेबल है या गलत है, रॉन्ग है। आखिर में जो वर्कर्स इंजरी देखते हैं, एक के साथ इंजरी होगी, वो गिर के मर गया, जो उसके इर्द गिर्द के वर्कर्स हैं वो उनके ज़हन में सर, वो भी डिप्रेशन का शिकार होंगे, एंजाइटी का शिकार होंगे, उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी, और ये भी मॉरली क्या है? अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। आपने मोरल आर्ग्यूमेंट में ये वाली सारी चीज़ें लिखनी है। आपसे कभी भी 3 रीजंस पूछी जाएंगी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने की, तो यही 3 रीजंस हैं, ठीक है। अगर आपसे वो पूछ ले मॉरली आप क्यों कहते हैं कि गलत है, आपने ये रीज़न देनी है, क्योंकि वर्कर किस लिए आए हैं? वर्कर्स के घर वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा उन्होंने उसको घर को, आपको पेरेंट्स ने घर से भेजा, वो यही एक्सपेक्ट करते हैं ना, आप सही सलामत वापस आएंगे कुछ सीख के। ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इंजरी या इल हेल्थ बीमार होकर वापस आएँ। तो ये ऐसे मॉरली एथिकली, मॉरली ये क्या है? गलत है। लफ्ज़ कौन से हमने 3 इस्तेमाल करने? लीगल पे बात नहीं हो रही, चीनी थोड़ी सी अगर हो आप दे दो, उनको दे दो। क्या है? अब कभी ना कभी तो मरना है, थोड़ी बहुत तो पॉइजन लेनी पड़ेगी। जानबूझ के तो नहीं मरना। लीगल सुनो, लीगल और फाइनेंशियल 2 रीजंस बताऊंगा, ठीक है। मिक्स मत करना, दोनों को अपनी अपनी, उसने मिक्स करके लिखा हुआ है, हम लोग मिक्स करके नहीं लिखेंगे, हम अलग अलग लिखेंगे। आप इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी लीगल है, कौन सी फाइनेंशियल है। लीगली सबसे पहले आपने लिखना होता है किसकी, किस कन्वेंशन के अंडर हमारी ड्यूटी है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करें, ठीक है। जनरल कन्वेंशन कौन सी है? C155। वो कहता है कि लीगल रिक्वायरमेंट है कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट करो अंडर दी कन्वेंशन C155। अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब वो इस पैराग्राफ में आपको जो भेजी हैं वो सारी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं जो आपको पसंद है।
अच्छा इसके नंबर क्यों नहीं बस पास में मैट नॉन मैट होता है, एक नॉन मैट आपको फेल करा देता है। आप चेक करेंगे ना। अभी मैं आपको ये अभी सुनो गौर से, मैं बताता हूँ ये रिपोर्ट एक फेल क्यों हुई थी, कौन सा लफ्ज़ मिस हुआ था। अगर लीगली आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज नहीं करते, आपने सबसे पहले लिख दिया कि लीगल ड्यूटी अंडर द कन्वेंशन C155। अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज नहीं करते, आपके खिलाफ क्या क्या हो सकता है, मैंने बता चुका हूँ। प्रोसिक्यूशन है और वो इन्फोर्समेंट वो फाइन है, हाँ, सबसे पहला नोटिस है हमारे पास, इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू हो सकता है। प्रोविजन एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो इम्प्रूवमेंट नोटिस, उसने देखो ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया होगा, ये देखो ये इम्प्रूवमेंट नोटिस है, मीनिंग ठीक है। आपके खिलाफ इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू हो सकता है और प्रोबेशन नोटिस, ये लफ्ज़ में लिख के मैसेज में भेज दूंगा। इम्प्रूवमेंट, प्रोबेशन, प्रोसिक्यूशन आगे की बात है। सिविल क्लेम, उस बच्चे ने सिविल क्लेम नहीं लिखा था जो फेल हुआ था, सिर्फ सिविल क्लेम नहीं लिखा, पूरी रिपोर्ट में एक सिविल क्लेम ना लिखने पर फेल कर दिया उन्होंने। तो सर ये रिव्यू भी देते हैं अगर कोई चीज की हाँ, कर देंगे फीडबैक आएगा। अगर इसी को ही उसने इम्प्रूव करके भेज दिया ना हाँ, मर्तबा बस सिविल क्लेम लिख के भेज दिए, बस पास हो गई। और हाँ। रीजन बताई थी स्पेशली कि भाई आपने ये नहीं नीचे मैं आपको लिखी हुई बता देता हूँ, ये है, ठहरो। 35,000 एक लाख 35,000 फीस है ना, अगर फेल हो जाए। वो सर अदनान से बात किया करें, फीसों का मुझे कुछ नहीं पता, मैं पढ़ाने के साथ। अच्छा सर वो ये आपको नॉन मैट नज़र आ रहा है, इधर देखें, यस सर इसका नॉन मैट, इसकी वो रीज़न नहीं है, लेकिन इसकी क्या रीज़न है वो मैं बताता हूँ। इधर देखो नीचे क्या लिखा है उन्होंने, कि आपने सवेटी नहीं लिखी, एक लाइन थी ये आसान सी, वही जो सवेटी अभी मैंने आपको पढ़ाई है। मॉडरेट है क्या है, वो एक लाइन लिखनी थी कि इसकी सवेटी क्या है, मेजर है। क्यों? क्योंकि गिरेगा तो उसकी हड्डियाँ टूटेंगी, हड्डियाँ टूटने के लिए आपने हॉस्पिटल में जाना है, ये लाइन लिखनी थी। इस बात पे वो रिपोर्ट फेल हुई है और मिस हुई है। एग्जामिनर को भी इतना पता है कि उस बेचारे से मिस हो गई है, दो जगह वो लिख रहे हैं, एक जगह नहीं लिखा तो उससे भूल गए, तो आपके पास भूलने का ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, बात क्या हो रही थी, लीगल आर्ग्यूमेंट की। जितना पार्ट आगे जाएगा मुश्किल ही होता जाएगा। लीगल आर्ग्यूमेंट में इम्प्रूवमेंट नोटिस, प्रोबेशन नोटिस, सिविल क्लेम, एक्सप्लेन करना है एक एक लाइन। सिविल क्लेम क्या होता है, जो वर्कर या उसकी फैमिली बाद में सिविल कोर्ट में करते हैं। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के अंदर इम्प्रिजनमेंट और फाइन आता है, ये सबको पता है। लीगल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट में दो किस्म के हैं, ये रिपोर्ट में एलिमेंट्स में भी पढ़ाए थे, डायरेक्ट और डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ, ये 3 पॉइंट आपने लिखने हैं। इंजर्ड वर्कर, इंजर्ड वर्कर का कल क्वेश्चन भी मैंने दिया था, दिखाया था आपको। सिक पे कि जब तक वो बीमार रहेगा उसकी तनख्वाह। रिप्लेसमेंट वर्कर वेजेस, इसका 2 बार सवाल आ चुका है, मैं इस बार एक्सपेक्ट नहीं करता कि सवाल आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मेडिकल कॉस्ट और लॉस्ट वर्किंग टाइम डायरेक्ट नुकसान है। और डायरेक्ट नुकसान क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट अगर आपने रिप्लेस करना है, जैसे मेजर एक्सीडेंट में कहा है। फॉर एग्जांपल, इसकी कोई एग्जांपल दो, कौन सा, अपनी रिपोर्ट से कोई एग्जांपल दो। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, उसका आपको नुकसान भरना पड़ेगा। प्रोडक्शन लॉस है ना सर, आपकी प्रोडक्शन डायरेक्ट से उसने एग्जांपल दी है कि अगर कोई ट्रक किसी दीवार को हिट कर जाए, देखो, इफ व्हीकल बीइंग मूव्ड अराउंड द वर्कशॉप इट सब्सिक्वेंटली क्रैशेस थ्रू वन ऑफ द गैरेज वॉल्स, किसी दीवार को हिट कर जाएगी वर्कर की गलती की वजह से, तो ये नुकसान है। आप क्या कहते हैं, आपकी रिपोर्ट में क्या नुकसान है इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज? मशीन ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसी मशीन में किसी का हाथ आया है, मशीन का कोई पार्ट टूट सकता है, तो इस तरह की कोई भी एग्जांपल। या कोई आग लग गई है, आग लगने से आपका पूरा वेयर हाउस जल गया है, वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज। अपनी रिपोर्ट से कोई भी एग्जांपल दे दे। तीसरी कॉस्ट हमें क्या लेनी पड़ेगी, एनफोर्समेंट अथॉरिटी के साथ एनफोर्समेंट एक्शन। जब आपके खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन हो गए, एनफोर्समेंट एक्शन में सबसे पहले आपको क्या नुकसान होगा, वकील हायर करना पड़ेगा। वकील बहुत महंगा होता है। यूके में अगर इन्वेस्टिगेशन बैठ गई है आपके खिलाफ, इन्वेस्टिगेशन आपसे 150-200 पाउंड पर घंटा लेती है, अब वो कर रहे डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, पैसे आप देंगे,
इन्वेस्टिगेशन के, उनके रिसोर्सेज आप देंगे। पाकिस्तान में एक ही मरतबा देने पड़ते हैं, चाहे घंटों का केस हो। नहीं अभी हुआ है शरीफ के साथ। ठीक है, शरीफ तो बंदा ही हुआ। डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास 3 है। सबसे पहली वर्कर जो इंजर हुए, पहली जो वर्कर इंजर हुए उसके साथ कॉस्ट, रिलेटेड कॉस्ट, जैसे क्या है, सिक पे, रिप्लेसमेंट वर्कर, मेडिकल कॉस्ट, लॉस वर्किंग टाइम। फिर रिप्लेसमेंट और रिपेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीनरी। और तीसरी कॉस्ट है, नया भी आ सकता है। तीसरी कॉस्ट है एनफोर्समेंट एक्शन, जिसमें मैंने लॉयर की एग्जांपल दी है, इन्वेस्टिगेशन की। और क्या एग्जांपल्स हैं? अगर प्रोबेशन हो जाएगी फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट की तरफ आओ। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? प्रोबेशन नोटिस इशू हो गया, कंपनी ने काम, इन्फोर्समेंट एक्शन, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी ने रोक दिया, काम रुक गया, तो जाहिर है प्रोडक्शन रुक गई है, आपकी कंपनी बंद हो गई है। उस दौरान ये सारे नुकसान भी आप लिखेंगे, कंपनी बंद होने की वजह से ये एक्स्ट्रा है, हम इससे अलग लिखते हैं, ये मेरी रिपोर्ट्स में लिखा होगा। और इनडायरेक्ट लॉस रेपुटेशन है, आपकी रेपुटेशन चली जाएगी, आपके ऑर्डर्स चले जाएंगे, क्लाइंट्स कम हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म में वर्कर्स आपके काम को छोड़ के चले जाएंगे, कॉम्पिटेंट वर्कर्स आपसे चले जाएंगे। ये सब क्या है? फाइनेंशियल लॉस है। ठीक है, फाइनेंशियल, लीगल और मॉरल आर्ग्यूमेंट आज आपने कंप्लीट कर लेना है। अब मैं असल पार्ट की तरफ आता हूँ। नहीं, वो तो पहले पढ़ा चुका हूँ, उसमें क्या है, वो सीधा देख के छापना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जस्टिफिकेशन के पार्ट में आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत गौर से सुनो, ये बहुत मुश्किल से समझ आता है। आपने ऊपर रिपोर्ट के अंदर 70-80 कंट्रोल्स लिखे हैं ना? किसी में 5 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, लेकिन ओवरऑल आपके 70-80 कंट्रोल्स आपने लिख लिए हैं। हमने कहा था रिपोर्ट का मकसद ये होता है, वो आपको ये भी बताती है कि कौन से प्रायोरिटी कंट्रोल है। ऊपर से कोई भी 3 कंट्रोल आपने लेने हैं, 70-80 में से 3 जो आपको लगता है प्रायोरिटी है। ये देखो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे अब आपको तीसरे पार्ट में सबसे पहले क्या कहता है, आपके एक्शन सेलेक्ट करना भी एक मैट है। आपने 3 एक्शन ऊपर से सिलेक्ट कर लिए, जो उनसे भी आपकी मर्जी है। एक बंदे ने मैनुअल हैंडलिंग के लिए सिलेक्ट किया कि मैंने फोर्कलिफ्ट दे दिए, प्रोवाइड फोर्कलिफ्ट और मैनुअल एज इट इज़ उठा के डालना है, जो ऊपर है उसी को कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे। लेकिन पेस्ट कैसे करेंगे? ऐसे पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हैजर्ड कैटेगरी कहाँ से उठा के लाए हो, ताकि एग्जामिनर को ढूंढने में। अब परचेज अ मोबाइल ब्रिज, इस रिपोर्ट में देखते हैं ये चीज़ लिखी हुई है हमारे पास। ऊपर जाओ, किस में है? वर्क एट हाइट में ये क्या लिखा हुआ है? उसने इसको एज इट इज़ क्या किया है, कॉपी किया। यहाँ टाइम भी लिखा हुआ है, टाइम। अब वो आपसे सवाल कर रहा है 3 जस्टिफिकेशंस दो कि तुम्हें पता है तुमने टाइम क्यों लिखा है। ठीक है, इसने ये उठाया, आपने 3 एक्शन आपने सेलेक्ट किए सबसे पहले, वो आपका एक कंट्रोल हो गया। अब आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। एक्शन नंबर 1 परचेज अ मोबाइल ब्रिज। यहाँ पे ये केस था कि वर्कर्स जो थे, वो जो पिट होती है, इंस्पेक्शन पिट वर्कशॉप के अंदर, वर्कर्स छलांग लगाते थे। उसने कहा एक ऐसा ब्रिज रख दो जब पिट पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी तो हम वो ब्रिज लगा दें, वर्कर्स को इधर उधर जाने के लिए छलांग ना लगानी पड़े। तो हमने ये कैटेगरी लिख दी ऊपर से उठा के। कहाँ से लिखी है ये? किसी को ये बात समझ ना आई हो, कंट्रोल्स भी वहाँ से उठाना है, एजेड कैटेगरी भी वहाँ से उठा के लिख देनी है। ये ख़त्म हो गया। अब उस पर आपने करना है लीगल आर्ग्यूमेंट, जो मैंने बताया था आपको कि लीगली बताओ किस आर्टिकल के तहत आप कह रहे हो ये गलत है, किस आर्टिकल के तहत आप इसको चैलेंज कर रहे हैं। उसने किस आर्टिकल के तहत किया है? स्पेसिफिक कन्वेंशन, उसके अंदर से स्पेसिफिक आर्टिकल। और अगर रिकमेंडेशन लिख रहे हैं तो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन यहाँ पे आएगी। अजान हो गई है, आओ फिर मस्जिद जाते हैं, मैंने वुज़ू करना है, फिर वहीं पे और किसी ने वहीं डिस्कस करें। सर ये अच्छा कैटेगरी लिखी है और इससे रिलेटेड कल से क्लास 4 बजे